एक अमीर आदमी जो सबसे अमीर होगा वो एरोप्लेन ट्रेन खरीदे ना, वो सोना का हार पहने ना, हम तो चाहेंगे सोना का बिस्कुटो चबाए सरवा, वो सोना का बिस्कुट खाए। हम नहीं बोलेंगे वो आटा गरीब वाला बिस्कुट खाए, वो सोना का खाए, लेकिन निर्धारित करे कि एक अधिकतम राशि कितना। ये नारा लग रहा है गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। अरे बंद करो ये नारा, गरीबी मिटाओ पे स्टॉप लगाओ, अमीरी को कंट्रोल करो। अगर भारत की सत्ता में हिम्मत है, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में वास्तव में हिम्मत है, तो अमीरी पे कंट्रोल करो। इस पर आप मुहिम छेड़िए कि अमीरी पे कंट्रोल करिए। इस पे क्या करना है, जो केंद्र की टीम है, हजारों आयोग बनते हैं, एक नई आयोग बनाइए, उस आयोग में जो अर्थशास्त्री हैं उनको बैठाइए और उनको ये मतलब चर्चा करवाइए कि इस देश में अधिकतम एक आदमी कितना पैसा रखेगा कि जीवन उसका सुगमता पूर्वक पार हो जाएगा। उसमें एरोप्लेन के लेकर ट्रेन भी खरीद लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस के कमरे में अपनी पत्नी के साथ, अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहा है। उसी कमरे में उनका बर्तन, उसी कमरे में जूता चप्पल, उसी कमरे में हर वो साग सज्जा मैंने घर का। तो इसका सारा दोष ये बेईमान, ये गद्दार लोग हैं। इस देश में पैसों की कोई गद्दार लोग, हम गद्दार कहते हैं इनको, क्योंकि जिनके कारण आज मजदूर अगर डेथ किया है तो ये गद्दारी इनकी है। तो ये गद्दार लोग हैं, ये संविधान के गद्दार हैं, ये माटी के गद्दार हैं, ये बहुत घृणित व्यक्ति हैं। ये दैत्य से भी बुरे लोग हैं। अगर एक दैत्य भी था तो उसमें भी मानवता होती थी। कभी कभी एक दैत्य भी अपने शिकार को छोड़ देता था, लेकिन ये दैत्य और दानव से भी ये बहुत बड़े पिशाच हैं। ये बिल्कुल इनके कारण ही आज एक आम व्यक्ति आज 2000 किलोमीटर दूर में आके जीवन यापन किया। उसके पास तो गार्ड बोला कि नहीं, एक भी रुपया नहीं है। बोला कैसे फिर ये लीडर बनेगा? बोला इसके पास विचार है। तो ये महाराष्ट्र के लोगों की राय में स्टेटमेंट आपको सुना रहा हूँ, जो मुझे लेकर पीठ पीछे बोल रहे हैं। विधायक बाकायदा बोल रहे हैं कितना रुपया इसके पास है, तो बोला वो, और दूसरा आदमी बोल रहे नहीं है, वो दोनों मराठी हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि ना इसके पास पैसा नहीं है, विचार है, आइडियोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं कोई एमएलए हैं, 2 एमएलए हमारे सभाओं के, उन्होंने मॉनिटरिंग किया बाकायदा, खुद अपने फॉर्च्यूनर बैठकर उन्होंने बाकायदा ये भी बात सुनने में आई, अपने हमारे प्रवासी साथियों को कहा भी कि अगर कोई हम लीडर बुलाते हैं तो एक छोटा सा महाराष्ट्र में जो कमरा है मुंबई का, वो नहीं भरता है। इसलिए नहीं भरता है क्योंकि मुंबई बिजी सिटी है। लेकिन ये साधारण सा लड़का इस प्रकार से ग्राउंड कम पड़ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत। और उन्होंने ये भी कहा, मैंने पूछा कि क्या टका है इसके, मैंने अपना भाषा में अपना ही जो। मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। 23 सालों में अभी तक प्रवासी जितने भी मजदूर हैं उनको अभी तक भरोसा नहीं हुआ है, पर कहीं ना कहीं एक आस दिखाई दे रही है कि टाइगर जयराम जी जो आ रहे हैं झारखंड को एक अलग परिदृश्य को ले जाने के लिए, क्या उनका ये जो कल का जो हुजूम। हमने स्पष्ट कहा कि हम लोग कुछ नया थोड़ी करेंगे, बस मैनेज नहीं हुआ इसके पास। तो गार्ड बोला कि नहीं, एक भी रुपया नहीं है। बोला कैसे फिर ये लीडर बनेगा? बोला इसके पास विचार है। तो ये महाराष्ट्र के लोगों की राय में स्टेटमेंट आपको सुना रहा हूँ, जो मुझे लेकर पीठ पीछे बोल रहे हैं। विधायक बाकायदा बोल रहे हैं कितना रुपया इसके पास है, तो बोला वो, और दूसरा आदमी बोल रहे नहीं है, वो दोनों मराठी हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि ना इसके पास पैसा नहीं है, विचार है, आइडियोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं ये का झारखंड में हम लोग बदलाव की संकेत तो ले सकते हैं और उस रूप में देख भी सकते हैं, और नहीं तो फिर बदलाव की गुंजाइश कौन करेगा? एक बात बताइए, बदलाव की गुंजाइश आने वाले 20 सालों में, आने वाले 10 सालों में आप कैसे करेंगे? आप कैसे नई विचारधारा को स्थापित करेंगे? जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ आप हैं उनसे कैसे मुकाबला करेंगे? तो जाहिर सी बात, ये जो मूवमेंट तैयार हुआ है, अगर इसको आप मिस करते हैं तो मुझे लगता है फिर 20 साल लगेंगे, और फिर 20 साल लगेंगे तब तक क्या होगा कोई जानता नहीं है। तो कुल मिलाकर आज हम लोग अगर महाराष्ट्र में जो प्यार मिला, ये हमें लगता है दिल्ली में भी अगर हमारा सभा होगा तो वहाँ भी मिलेगा, चेन्नई में भी होगा तो वहाँ भी मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग विचारधारा हैं। शक्ल नहीं है, शरीर नहीं है, एक विचारधारा है, और एक ऐसी विचारधारा है जो झारखंड में तो बहुत कम लोग लेके आ पाते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है। मान के चलिए कोई केंद्रीय मंत्री है, मुख्यमंत्री है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पाता है कि हम कंपनियों के खिलाफ बात, जो प्रवास की बात करेंगे तो कंपनी की बात करेंगे। और बाकायदा मैंने आपको कल गूगल के माध्यम से सर्च करके दिखाया कि हमारे रांची में 13,000 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, धनबाद में 8,000 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बोकारो में, सिंहभूम में आपका 6-6 हज़ार है, जमशेदपुर में तो अलग से 4,000 है। इस तरह करके लगभग 60,000 के आसपास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारे झारखंड में है। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर 100 एम्प्लॉय को रखती है तो 60,000 इंटू 100 आपका 60 लाख हो जाएगा, यानी 60 लाख मजदूरों की पूर्ति करता है। तो उसमें भी अगर स्थानीयता को फॉलो किया जाता है 75%, तो फिर अगर 60 लाख को हम अगर 75 में लेकर आएंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा मुझे लगता है सामने निकल के आएगा रिजल्ट, जिसमें झारखंडियों को स्थान मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं शासन की चूक है, और शासन की चूक होने के कारण है कि मैंने कल भी आपको कहा था कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, किसी की बात करें, जैसे अभी एक केंद्रीय मंत्री एक हैं, मैं अभी नाम नहीं लेता हूँ चूँकि 2024 में सारा रिपोर्ट हम लोग तैयार किए हैं, उनका टाटा के साथ शेयर होने लगा है।
टाटा का रिलीज था तो 1907 में उन्होंने लिया था, तो जाहिर सी बात है 2006 में दिस दैट उनका तो रिलीज हो जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने रिन्यूअल किया तो उसमें सोना उनका शेयर चला गया। जब शेयर गया तो जाहिर सी बात फुल कोऑपरेट करेंगे, केंद्र में मंत्रालय में है तो फुल्ली कोऑपरेट करेंगे। मजदूर मरे हैं, मजदूरों का ज़मीन अधिग्रहण हो, भाड़ में जाए, डज नॉट मैटर। तो इस तरह की बहुत सारी चर्चाएँ सामने आ रही है। उसी क्षेत्र से 2-3 पूर्व के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर वे लोग क्या करते हैं, जब सत्ता में आते हैं, जब पावर में आते हैं, तो वे लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हमें एक अवसर मिला है। सबसे पहला बात, सब कोई, हम अगर धनबाद की बात करें, अपने क्षेत्र की बात करें, तो कॉमरेड एक रहे हर कोई नहीं है। जब भी कोई पावर में आता है, जब भी कोई सत्ता में आता है, तो उसका मैक्सिमम ये टारगेट रहता है कि मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे हो। अब जाहिर सी बात है, सरकार की तो योजना इतनी है नहीं कि कमीशन के रूप में मैक्सिमम बेनिफिट हो पाएगा। तो उसमें एक ही वो अलग देखिए स्पष्ट है। भले आज की डेट में युवा नौकरियों के पीछे भागते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं सबसे ज़्यादा पैसा कहीं है तो कम बिजनेस में है। तो बिजनेस अभी फिलहाल सबसे बड़ा बिजनेस क्या है ना, कंपनी को स्थापित करना। तो इसीलिए हमारे नेता कहाँ भागते हैं, कंपनियों में भागते हैं। कंपनियों में जाके अपनी सेटिंग लेते हैं। मान के चलिए किसी कंपनी का प्रोडक्शन अगर करोड़ों का टर्नओवर है, अगर 1% ही बात करें तो लाखों में उनका मंथली बन जाता है, और ये सच्चाई है। तो जब कंपनी में नेता मैनेज हो जाते हैं, जब कंपनी में हमारे लीडर मैनेज हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका नुकसान कौन भरेगा। एक बात बताइए, अगर आप बिना मेहनत के कहीं से कुछ एकत्रित करते हैं तो जाहिर सी बात है किसी को नुकसान झेलना पड़ता है। अगर हम आपके हिस्से की रोटी खाएंगे तो आपको भूखा रहना पड़ता है। तो लीडर अगर कंपनी में जाके एक मोटा पैकेज ले रहे हैं और मैनेज हो रहे हैं तो उसका नुकसान वर्कर झेलेंगे। वर्कर झेलेंगे, इसीलिए प्रवास, इसीलिए माइग्रेंट होते हैं। आज अगर माइग्रेशन का जो समस्या है वो कहीं ना कहीं वर्कर मैक्सिमम वर्कर है। प्रवासी अगर मैं की बात कही जाए तो उसमें वर्कर हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के लिए प्रवास आए हैं या फिर बिजनेस स्थापित करने के लिए प्रवास हुए हैं झारखंड के। झारखंड और प्रवास का मतलब है मजदूर। तो इसका रीज़न यही है कि हमारी जो 60,000 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जिनमें मुझे लगता है कुछ कंपनियां बहुत बृहद पैमाने पर हैं, बाकायदा टाटा की कंपनियां, बाकायदा जितनी भी कोल कंपनियां हैं, एचईसी है, आपका हिंडाल्को है, उषा मार्टिन है, माने नाम गिनाएंगे तो बहुत कम, हर्ल है, एसईसी है, एफसीआई है। तो ऐसे हमको लगता है हज़ारों कंपनियां हैं जो बहुत बड़े बजट के साथ आई हैं। तो वहाँ क्या होता है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स मैनेज हो जाते हैं, जिसका नुकसान हमारी जनता को, एक वर्कर को झेलना पड़ता है। तो इसी कारण प्रवास की समस्या नेताओं की नीयत साफ नहीं होने के कारण हमने कहा कि हम लोग, यदि हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं किसी भी रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, तो हम लोग कोई बहुत बड़ा का पहाड़ धंसाने का काम नहीं करेंगे। हम लोग बस क्या करेंगे कि नीयत को साफ रखेंगे। अगर हमारे लीडर नीयत को साफ रखेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अभी देखिए, जहाँ भी है अगर पीड़ा और दर्द किसी को झेलना पड़ता है तो मजदूर को झेलना पड़ता है। आप अगर ब्लॉक का उदाहरण लें तो मान के चलिए अगर 1 लाख का कोई टेंडर है, छोटा मोटा सड़क या पुल का काम है, तो जाहिर सी बात है आपको भी मालूम है कि उसमें आप 70,000 का ही निकासी करेंगे, 30,000 कमीशन चला जाता है। क्यों कमीशन जाएगा यार? बीडीओ को पेमेंट नहीं मिलता है क्या? जेई को पेमेंट नहीं मिलता है क्या? एई को पेमेंट नहीं मिलता है क्या? उनको पेमेंट नहीं मिलता है क्या? या विधायक को पेमेंट नहीं मिलता है क्या सरकार का? तो फिर वहाँ कमीशन क्यों जाना? वो 30% जो कमीशन चला गया वो बाबू लोग के खाते में, कमीशन वो पैसा किसका होना चाहिए था? मजदूर का होना चाहिए था। वो रेट मजदूर का बढ़ना चाहिए था। आप मजदूर को क्या दिए? 220 लगाएं, 240 लगाएं, 270 लगाएं, 300 लगाएं, 350 लगाएं, और वीडियो एसी के कमरे में बैठकर एक साइन करने के लिए 30,000 का कमीशन रख लिया, बंदर बांट कर लिया। तो इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है, इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। तो जिस दिन ये नेता अधिकारी मैनेज नहीं होंगे, जिस दिन ये गद्दार लोग, हम गद्दार कहते हैं इनको क्योंकि जिनके कारण आज मजदूर अगर डेथ किया है तो ये गद्दारी इनकी है। तो ये गद्दार लोग हैं, ये संविधान के गद्दार हैं, ये माटी के गद्दार हैं, ये बहुत घृणित व्यक्ति हैं। ये दैत्य से भी बुरे लोग हैं। अगर एक दैत्य भी था तो उसमें भी मानवता होती थी। कभी कभी एक दैत्य भी अपने शिकार को छोड़ देता था, लेकिन ये दैत्य और दानव से भी ये बहुत बड़े पिशाच हैं। ये बिल्कुल इनके कारण ही आज एक आम व्यक्ति आज 2000 किलोमीटर दूर में आके जीवन यापन कर रहा है। एक 10 बाय 10 के कमरे में अपनी पत्नी के साथ, अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहा है। उसी कमरे में उनका बर्तन, उसी कमरे में जूता चप्पल, उसी कमरे में हर वो साग सज्जा मैंने घर का। तो इसका सारा दोष ये बेईमान, ये गद्दार लोग हैं। इस देश में पैसों की कोई कमी नहीं है। और मैंने स्पष्ट कहा, मेरी बात सुनने के बाद शायद आपको ये मजाक लगे कि ये लड़का क्या बोलता है। ये 70 सालों से ये नारा लग रहा है, गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। अरे बंद करो ये नारा, गरीबी मिटाओ पे स्टॉप लगाओ, अमीरी को कंट्रोल करो। अगर भारत की सत्ता में हिम्मत है, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में वास्तव में हिम्मत है, तो अमीरी पे कंट्रोल करो। इस पर आप मुहिम छेड़िए।
कि अमीरी पे कंट्रोल करिए। इस पे क्या करना है, जो केंद्र की टीम है, हज़ारों आयोग बनते हैं, एक नई आयोग बनाइए, उस आयोग में जो अर्थशास्त्री हैं उनको बैठाइए और उनको ये मतलब चर्चा करवाइए कि इस देश में अधिकतम एक आदमी कितना पैसा रखेगा कि जीवन उसका सुगमता पूर्वक पार हो जाएगा। उसमें एरोप्लेन के लेकर ट्रेन भी खरीद लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक अमीर आदमी जो सबसे अमीर होगा वो एरोप्लेन ट्रेन खरीदे ना, वो सोना का हार पहने ना, हम तो चाहेंगे सोना का बिस्कुटो चबाए सरवा, वो सोना का बिस्कुट खाए। हम नहीं बोलेंगे वो आटा गरीब वाला बिस्कुट खाए, वो सोना का खाए, लेकिन निर्धारित करे कि एक अधिकतम राशि वो कितना रख सकता है। मेरा मानना है, और उदाहरण के लिए अगर मान के चलिए 1 ट्रिलियन डिसाइड किए, 1 मिलियन डिसाइड किए, तो यार बहुत बड़ा पैसा होता है। यहाँ एक आदमी को 500 नहीं है और एक आदमी दिन भर में लाखों का टर्नओवर करता है। इतनी बड़ी असमानता, इतनी बड़ी खाई है। तो इसीलिए गरीबी हटाओ का नारा नहीं, अब हम चाहते हैं अमीरी को नियंत्रण करें। ये लोग अमेरिका से तुलना देंगे, अमेरिका से तुलना देके क्या होगा। आप भारत और भारतीयों की समस्याओं के बीच निष्कर्ष निकालिए। अमेरिका का क्षेत्रफल है 9.6 या 7 मिलियन है, हमारा 3.2 मिलियन भारत का एरिया है। तो एरिया में भी ज़मीन उसके पास बहुत ज़्यादा है। अगर जनसंख्या की बात करें तो हम 133 करोड़ से पार है, वहाँ 33 करोड़ है। 33 करोड़ किसी तरह से फिट नहीं बैठेंगे। तो तुलना करने से बेहतर होगा आपके पास जो साधन संसाधन है आप उन पर रिजल्ट निकालिए। अगर आप उन पर रिजल्ट निकालेंगे तो शायद बेहतर होगा। दादा, 23 सालों में अभी तक प्रवासी जितने भी मजदूर हैं उनको अभी तक भरोसा नहीं हुआ है, पर कहीं ना कहीं एक आस दिखाई दे रही है कि टाइगर जयराम जी जो आ रहे हैं झारखंड को एक अलग परिदृश्य को ले जाने के लिए, क्या उनका ये जो कल का जो हुजूम हमने स्पष्ट कहा कि हम लोग कुछ नया थोड़ी करेंगे, बस मैनेज नहीं होना है, नियत साफ रखने, कुछ नया नहीं करेंगे। हम लोग कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाएंगे। अभी हमारे जितने भी लीडर्स आए हैं 2024 में बाकायदा हम लिस्ट जारी खुद कर देंगे कि किसका रोंगटा से कितना जाता है, किसका BCCL से कितना जाता है, किसी का कौन सा आउटसोर्सिंग से चंदा जाता है। और देख दो वीडियो में तो बाकायदा IAS IPS को भी रडार में ले लिए हैं कि भाई आप लोग का भी यहाँ से चंदा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो बस खाली नीयत साफ रहेगी तो नीति भी बनेगी और समस्याओं का समाधान होगा। अंतिम संदेश प्रवासी मजदूरों के लिए जो अभी भी बहुत ज़्यादा दुख में है दादा। लेकिन सबसे पहली बात है, खुशी हुआ कि मैंने कल बहुत सारी छोटी छोटी बहन लोग मिले तो उन लोग पढ़ाई लिखाई यहाँ कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है कि एक प्रवासी जो यहाँ रोजी के तलाश में आया है, रोज़गार एक रोटी की तलाश में आया है, उसने रोटी से ऊपर शिक्षा को तरजीह दिया है। तो ये बहुत खुशी की बात है और ये अच्छा लगा। तो मैं उनको भी यही संदेश दूंगा, जिस परिस्थिति में है, जिस कंडीशन में है, जिस हालात में है, उसे मेल करते हुए उस हालात को अपने अनुसार ढालते हुए आगे बढ़ने का काम करें, एकजुटता बनाकर रखें और शिक्षा को भी महत्व दें। अपने बच्चों को जहाँ भी हो, जिस परिस्थिति में पढ़ाएं और अपने संघर्ष को जारी रखें। जोहार। जोहार।